नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो हम और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी कहना चाहिए रण है, वो कितना प्रतिष्ठापूर्ण है और 2014 में भी और 2019 में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली 282 और 303 सीटें यानी पूर्ण बहुमत मिला है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2014 में 70 से ज़्यादा सीटें और 2019 में 60 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और इस बार भी ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक 70 कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है। 5 कैंडिडेट उसके सहयोगी दलों के मैदान में उतरेंगे और केवल अब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रही हैं जिन पर कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं। तो आज हम चर्चा ये करेंगे कि 2 बहुचर्चित सीटों पर अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं। एक है जो सोनिया गांधी जिसको छोड़ कर के राज्यसभा चली गई हैं, रायबरेली, और दूसरी कैसरगंज, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह पिछली बार भी एमपी चुने गए थे। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पर आजकल लाठियां भांजी जा रही हैं कि राजपूतों की बड़ी उपेक्षा हो रही है, इसको लेकर के हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे खास मेहमान हैं, उनकी राय क्या है और ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट क्या वाकई कटने वाला है, इसलिए अंतिम क्षणों में कैसरगंज का फैसला होने वाला है। तो मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक सबसे पहले तो आप अपना प्रयागराज का ही बताइए। रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट गया है, तो वहाँ के क्या कारण मानते हैं आप, और जो मुख्य मुद्दा है आज इस प्रोग्राम का, रायबरेली और कैसरगंज को लेकर के रहस्य क्यों गहरा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके अलावा देवरिया, भदोही, फिरोजाबाद, इन 3 और सीटों के भी अभी प्रत्याशी घोषित होने हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए साहब, प्रयागराज से शुरू करें और प्रयागराज में जो ये संसदीय क्षेत्र है, तमाम लोग इसको प्रयागराज संसदीय क्षेत्र कह रहे हैं, पर अभी तक इसका नाम नहीं बदला है और ये अभी भी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे रीता जोशी अभी तक सांसद थी और उनका टिकट, मैं आपके शो में ही पहले भी कह चुका था कि वो कटना तकरीबन तय है। वो उसी दिन तय हो गया था जब 2022 के चुनाव के दौरान छठे चरण में और या सातवें चरण में उनके साहबजादे चले जाते हैं और जाके सपा ज्वाइन करते हैं, वो भी अखिलेश यादव की उपस्थिति में। उसमें सब मैसेज बड़ा बढ़ गया। उसमें ये गया कि अगर छठे चरण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का लड़का छोड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को कमजोर पा रही है। तो ऐसे चलते हुए पार्टी उनसे तब से बहुत नाराज थी और हालांकि यहाँ पे रीता जोशी अभी भी अपनी सीट के टिकट का दावा कर रही थी और वॉल पेंटिंग वगैरह करा रही थी, लेकिन ये बात तकरीबन तय थी कि उनको टिकट उनका कट ही जाएगा। वो 75 साल की भी होने वाली हैं और हालांकि देखा जाए तो हेमा मालिनी उनसे 9 महीने बड़ी हैं, लेकिन फिर जब इसी में बात आती है तो साहब, एक आपकी लॉयल्टी टेस्ट भी होता है। और रीता जोशी का जहाँ तक आप जानते हैं कि इनके फादर कोई ज़माने में कांग्रेस थे, फिर कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने, चरण सिंह के साथ, देवीलाल के साथ आए और फिर रीता जोशी ने भी अपना करियर कांग्रेस में शुरू किया। फिर कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने, फिर वो सपा में गई, फिर वो अब भाजपा में आई और फिर एंड टाइम में उनके लड़के सपा को भाजपा को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक गलत मैसेज भी था और ये भी माना गया कि साहब आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप विश्वसनीय नहीं है।
एक एक इश्यू और था। भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ सारी जगह, पर जहाँ कहीं भी संभव है यंग कैंडिडेट्स लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा है और आरएसएस है, बहुत लंबी प्लानिंग करके इन लोग आते हैं। 30-30 साल की इनकी प्लानिंग होती है साहब। हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लिए, 2047 की बात करते हैं वो। तो सही। लंबी प्लानिंग होती है। अब प्रयागराज में ही जो दूसरी सीट है फूलपुर, अब आप वहाँ नेहरू जी की सीट रही है। नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री रहे वहीं से जीतते रहे, वो बड़ा उसका अलग मिजाज है। नेहरू जी हैं, उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन वहाँ से जीतती रही। फिर वहाँ से अतीक अहमद जैसे बाहुबली भी जीते, कपिल मुनि करवरिया जैसे बाहुबली भी जीते, एक सपा से जीता, एक बसपा से जीता। अब वो पूरी तरह कुर्मी बाहुल्य सीट है, वहाँ सारे पटेल कैंडिडेट्स लड़ते हैं। 2018 का जो महागठबंधन का प्रयोग था वो भी फूलपुर में हुआ था, और उसमें महागठबंधन जीत गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार से सबक लिया और मुश्किल से 11 महीने बाद जब दोबारा चुनाव हुआ था, उन्होंने महागठबंधन को परास्त करके इस सीट को फिर से अपने नाम कर लिया, जैसे 2014 में था, फिर 2019 में कर दिया। तो वहां पे भी जो कैंडिडेट हैं, वहां पे केशरी देवी 70 साल की हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी में एक ये मन बन रहा है कि साहब ये चुनाव अब तक का हमारे लिए थोड़ा सा आसान चुनाव है, और अगर हम इसको निकालने की पोजीशन में, तो खास तौर से उन सीटों पर जहां पे हम ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में हैं, हम उम्र दराज लोगों को काट के नए लोगों को चेहरा दे, नए चेहरों को सामने लाएं, जिसमें वो 2024 में ही नहीं, 2029 में भी हमारे लिए सहायक बने। क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अगर वो ये चुनाव जीत भी जाती है, तो चरण बाद, तीन लगातार तीन सरकार के बाद 2029 तक डेफिनेटली उनके सामने एक इनकम्बेंसी की, एंटी इनकम्बेंसी की कुछ ना कुछ लहर होगी। तो उसको वो अभी से तैयारी उसके लिए करे। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी में। वो अभी तत्कालिक चुनाव देखते हैं या अगला चुनाव देखते हैं, लंबा चुनाव देखते हैं, 30-30 साल की प्लानिंग करते हैं। तो इन्होंने फूलपुर से केशी देवी पटेल को हटाकर एक बहुत ही यंग पटेल लीडर ले आए, प्रवीण पटेल, बड़ी अच्छी इमेज है उनकी, और वो वहां से अभी विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक हैं। जहां तक रीता जोशी की सीट की बात है, चूंकि फिर एक इतना ज्यादा इस सीट पे ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, और इतना ज्यादा इस पे क्लेमेंट्स पैदा हो गए थे। आज की तारीख में भविष्य में क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाना ही सर्टिफिकेट पाने के बराबर माना जा रहा है कि सब आपने जीत लिया चुनाव। तो यहाँ पे सही। इतने ढेर सारे क्लेमेंट्स थे, इतने पुराने पुराने उम्मीदवार, इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई थी ओंकार जी, कि माना जा रहा था अगर इनमें से किसी एक को भी टिकट दिया गया तो बाकी गुट उसके खिलाफ हो जाएंगे और पार्टी को यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में एक गैर राजनीतिक चेहरा लाया गया। नीरज त्रिपाठी, मैं बचपन से हम मित्र हैं, और वो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि उनके जो पिताजी हैं वो राजनीतिक दिग्गज रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, विधानसभा बिल्कुल। अध्यक्ष रहे हैं। मैं पंडित केशीनाथ त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। लेकिन राज्यपाल भी पंडित के रहे। जी। राज्यपाल पांच 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 स्टेट्स के एक साथ थे एक समय, पांच पांच स्टेट्स के, और बहुत नजदीकी रिश्ते रहे हैं हमारे उनसे। बहरहाल तो केशीनाथ त्रिपाठी जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सबसे ज्यादा जिनको मतलब इज्जत दी जाती है, केशीनाथ जी बहुत हल्के हल्के से मुस्कुरा मुस्कुरा के बहुत सॉफ्ट आवाज में बहस करते थे ओंकार जी। वो हमारे वकील, व्यक्तिगत हमारे वकील रहे हैं। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट के कई मुकदमे चले हैं ओंकार जी। मेरे पास 7 कंटेम्प्ट चले हैं। उनमें से एक कंटेम्प्ट जिसमें मुझको सजा हुई है, उसमें मेरे वकील केशीनाथ त्रिपाठी ही थे। और केशीनाथ त्रिपाठी ने मुझसे कोर्ट में बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब आप माफी मांग लें। तो मैं कहा साहब माफी नहीं मांगते, मेरे पास 2 सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा साहब आप माफी मांगे, साहब माफी नहीं मांग पाएंगे। और अंततः मुझे 1 दिन की सजा हुई। तो वो भी 1 दिन जेल नहीं भेजा, वो जस्टिस धवन की कोर्ट थी, जो बाद में बिहार की चीफ जस्टिस हुए। उन्होंने कहा यू आर सेंटेंस टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी जब तक कोर्ट बैठी है आप जाके पीछे खड़े हो जाइए। तो ये सजा थी। तो और केशीनाथ मेरे उसमें वकील थे, और बहुत ही आराम से बहस करते थे, और जजेस उनको बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत गौर से सुनते थे। मुझे अभी तक याद है, जो जजेस हुआ करते थे उनको पंडित जी कह के संबोधित करते थे। बड़े ज्ञानी थे, बहुत बहुत नॉलेजेबल आदमी थे उनका जी। बहरहाल ही वॉज अ पॉलिटिकल जॉइंट। लेकिन उनके जो साहबजादे, उनका कभी राजनीति में कोई दखल नहीं रहा, कोई भी दखल नहीं रहा। तो ऐसे में लेकिन उनकी छवि अच्छी है, साफ सुथरी है,
सीधे आदमी माने जाते हैं, शरीफ आदमी माने जाते हैं। तो जब आप उनको लेके आते हैं तो उनका राजनीति में बहुत ज़्यादा विरोध नहीं होता है। तो ये होता है कि जब गुटबाज़ी में एक सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है, गुटबाज़ी में आदमी सोचता है कि हम साहब हमें टिकट मिले ना मिले, सामने वाले गुट को ना मिले। तो वो सामने वाले गुट की बात ही खत्म हो गई। अगर वहाँ पे 10 गुट है तो आप 11वां एक गैर राजनीतिक आदमी ले आए, तो दसों गुट ने उनके लिए समर्थन के लिए मन बना लिया, ठीक है भाई एक बाहरी आदमी चलो उसको समर्थन कर देते हैं। इसके अलावा केशीनाथ त्रिपाठी की यहाँ पे इसी जो लोकसभा है, उसी की एक विधानसभा है शहर दक्षिणी, केशीनाथ त्रिपाठी यहीं से चुनाव जीतते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका वहाँ पे एक पॉलिटिकल पकड़ भी है और एक सहानुभूति लहर भी है। एक केशीनाथ के फैमिली से कोई आ रहा है। केशीनाथ बहुत ही एक्सेसिबल नेता थे ओंकार जी। मतलब आप यकीन माने कि उनके साथ कोई फूँ-फाँ नहीं था, कोई वो प्रोटोकॉल के चक्कर नहीं होता। आप केशीनाथ जी को अगर फ़ोन करते थे, जब वो गवर्नर थे तो भी वो अपना फ़ोन खुद उठाते थे। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा करता हो। जब गवर्नर थे उनको फ़ोन कीजिए तो खुद ही उठाते थे फ़ोन खट से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतना सिंपल आदमी थे तो उनकी सहानुभूति का फ़ायदा नीरज त्रिपाठी को मिलने की बात हो रही है। ये जैसे आपने देखा अच्छा अभी आप राजपूतों की बात करें तो इसी इसी क्रम में करूँगा। आपने देखा जी, ऐसी एक फ़ायदा वो बलिया में नीरज शेखर को लाके ले रहे हैं। नीरज शेखर को लाने के 2 कारण हैं। एक तो भाई जो मस्त साहब हैं वो 70 साल के हो रहे हैं। नीरज शेखर भी यंग हैं। अब जैसे मतलब फूलपुर में मैंने आपको बताया, अब यंग आदमी लाए। नीरज त्रिपाठी अब यंग आदमी लाए। नीरज शेखर अभी वीरेंद्र सिंह मस्त जिनका टिकट बलिया से कटा है, उनसे 15 साल छोटे हैं, 55 साल के हैं। लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है क्योंकि साहब वो एक छत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं। चंद्रशेखर न सिर्फ प्रधानमंत्री थे, ठाकुर थे। तो उनके बिल्कुल। ज़रिए उनका नाम बड़ा है और छत्रियों में उनका नाम चलता है। तो ऐसे करके छत्रियों का जो असंतोष है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसी तरह आप मैनपुरी में देखें, जयवीर सिंह ठाकुर को लेके आए हैं। वो भी एक क्षत्रिय नेता हैं और मामूली नेता नहीं है ओंकार जी। आप इस तरह समझिए कि वहाँ पे राजकुमार यादव मैनपुरी सदर से लगातार 2 बार जीत रहे थे। इस बार उनकी हैट्रिक हो रही थी। ऐसे में जयवीर सिंह ठाकुर आते हैं और मैनपुरी सदर से उनको हरा देते हैं और हरा ही नहीं देते हैं। आप देखिए उनका काफ़ी वहाँ होल्ड है। उनके लड़के, उनकी बहुएँ, उनकी पत्नी वहाँ पे ज़िला बैंक की अध्यक्ष रहीं, सहकारी बैंक की। उनके पड़ोस में फिरोज़ाबाद में ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी बहू या उनके लड़के। और आप देखिए जो वहाँ पे 9 ब्लॉक हैं मैनपुरी में, माना जा रहा है कि साहब अभी मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा था, उन्होंने कहा कि साहब बड़ा कमज़ोर कैंडिडेट है। मैं कमज़ोर कैसे है भाई? वो आदमी वहाँ पे एक हैट्रिक रोका है, उसने मैनपुरी में मुलायम सिंह के गढ़ पे जीत हासिल की है, जो वहाँ लगातार सपा जीत रही थी उसको हराया है। फिर वहाँ पे सही। 9 ब्लॉक है ओंकार जी, 9 में से 7 ब्लॉक भाजपा के पास है और इनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, बच्चे, बहुएँ, पत्नी सब राजनीति में हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा इसके अलावा वो छत्री भी हैं, तो आपने देखा इस लिस्ट में 2 छत्री हैं और दोनों नामचीन छत्री हैं। तो ना सिर्फ टिकट दिया गया है, ना सिर्फ यंगस्टर्स को दिया गया है, देखभाल के दिया गया है, बल्कि कोशिश किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को ये प्रॉब्लम थी कि साहब वेस्टर्न यूपी में किसी ठाकुर को टिकट नहीं मिला। तो जयवीर सिंह ठाकुर को वहाँ से दे दिया, एक क्षत्रिय प्रधानमंत्री के लड़के को दे दिया। उनका असर आपको बलिया से लेके बिहार तक नज़र आता है और प्लस उनका नाम भी चलता है। तो कहीं न कहीं इस बहाने से क्षत्रियों के आक्रोश को भी शांत करने का प्रयास किया गया उनका। अच्छा, ये जो कैसरगंज और रायबरेली को अभी रहस्य बना कर के रखा गया है, कैसरगंज का तो समझ में आता है क्योंकि चर्चाएँ इतनी हो चुकी है, बदनामी इतनी हो चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया जब वो महिला पहलवान जंतर-मंतर पर कई बार बैठी। हालाँकि हम सब जानते हैं कि उसके पीछे भी एक राजनीति थी। लेकिन जब दोबारा से इलेक्शन हुए और जिस तरह की बयानबाज़ी अ, इनकी तरफ से कर दी गई, इनके बेटे की तरफ से कर दी गई, उसके बाद बड़ी असहज स्थितियों में से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को गुज़रना पड़ा। तो ये जो मैं 2 बातें पूछना चाहता हूँ, एक तो कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने के चांसेस कितने हैं? और दूसरे जो राजपूतों की उपेक्षा को लेकर के इस समय लाठियाँ भांजी जा रही है सोशल मीडिया पर, ये कितनी तथ्यपरक है? क्योंकि वीके सिंह को मुद्दा बनाना या दूसरे लोगों को मुद्दा बना कर के इस तरह की चीज़ें करना, बीजेपी के बायकॉट का आह्वान करना, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ राजपूत हैं, केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर भी राजनाथ सिंह राजपूत हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है?
देखिए, पहले मैं राजपूतों का इश्यू लेता हूँ। आप इसको इस तरह समझें कि पिछले सेंसस के हिसाब से राजपूतों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 7% थी। 14% के आसपास उनके विधायक हैं और 14% उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनका मुख्यमंत्री भी है। डिफेंस मिनिस्टर तो खैर अपनी जगह, 14% विधायक, 14% कैबिनेट मिनिस्टर और छत्री मुख्यमंत्री। अभी तक जितने डीजीपी हुए आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री डीजीपी ठाकुर हुए हैं, आपने देखा। हालांकि उनमें से एक प्रकाश सिंह ऐसे थे, एक छत्री मुख्यमंत्री बनाया भी गया तो निकल के उन्होंने भाजपा के खिलाफ कह दिया कि साहब ये छत्रियों का शोषण हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये कहानी पुरानी है। देखिए आप इसको, जिस समय देश आजाद हुआ और जब रजवाड़ों ने, माना जाता है कि साहब देखिए उन्होंने हैदराबाद की तरह नहीं किया, उन्होंने जूनागढ़ की तरह नहीं किया, उन्होंने खुशी से अपने राज्य को आपके राज्य में, आपके देश में, एक नए देश में खुशी खुशी शामिल कर दिया। लेकिन आपने उनके रजवाड़े तो छीन लिए, कह रहा ऐसी बात है। तो पहले वहां से एक बात शुरू हुई, क्योंकि एक फीलिंग थी। देखिए वैसे तो राजा हर जाति के हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं, बाकी जातियों के भी हुए हैं, जितिन प्रसाद भी राजा तो फलाने भी राजा, लेकिन विजय आरपीएन सिंह भी राजा, जितिन प्रसाद भी राजा, कुर्मी राजा, ब्राह्मण राजा। लेकिन हकीकत ये है कि देश में ज्यादातर राजा राजपूत हुआ करते थे। तो एक फीलिंग थी कि सब हम रूलिंग क्लास हैं, हम सत्ताधारी वर्ग हैं। तो जब आपने रजवाड़े खत्म किए तो वो उनके लिए एक झटका था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो करोड़ों ठाकुर है सब के सब राजा थे, लेकिन वो जो गिने चुने राजा थे, वो ठाकुर उनसे अपने आप को, छत्री उनसे अपने आप को जोड़ के देखता था। पहला झटका। फिर जब आपने जमींदारी अबोलिशन किया, जमींदारी अबोलिशन में सबसे ज्यादा लैंड होल्डर्स ये थे, सबसे ज्यादा ये जमींदार थे, इनकी जमीनें गई, तो इनको लगा कि क्रमशः धीरे धीरे इनकी सत्ता को पूरी तरह छीना जा रहा है। फिर तीसरा आप देखते हैं प्रिवी पर्स, जब इंदिरा गांधी खत्म करती हैं, तो वो इनके लिए एक साइकोलॉजिकल वो था कि साहब हमारे राजा रजवाड़े, आपने उनके राजसी ठाट छीन लिए, आपने जमींदारों से उनकी जमीनें छीन ली। अब उनके पास ले दे के कुछ पैसे का आपने वादा किया था, आप अपना ही वादा तोड़ रहे हैं। आपने कहा था कि आप अपने रजवाड़ों को भारत देश में शामिल कर दे, हम आपको प्रिवी पर्स देंगे। इंदिरा गांधी ने वो भी एबॉलिश कर दिया। ठीक जी, धीरे जी। धीरे क्रमशः एक एक विक्टिम मेंटालिटी जन्म लेने लगी कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। अब ये धीरे धीरे आगे, फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए, तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मंडल आयोग लागू किया। तो उसको लेकर मैं 2 मिनट ले रहा हूँ ओंकार जी, जी हाँ, लेकिन जी मैं हाँ। इस इशू को बिल्कुल, बिल्कुल। डिटेल में समझा देना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को। तो मंडल आयोग लागू हुआ तो जाहिर सी बात है सवर्णों ने उसका विरोध किया, तो उसमें क्षत्रियों ने भी विरोध किया। तो मुझे याद है यहाँ फूलपुर या कौशाम्बी में सभा हुई थी, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे तब। तो उन्होंने, ठाकुरों की सभा थी, उन्होंने कहा कि क्या भाई मंडल आयोग लगा रखा है, आप राजा के लड़के, आप नौकरी करने के लिए बने ही नहीं है। और आप सबको तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह पहला क्षत्रिय है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। तो इस तरह की बातें करके वो उन लोगों को जातिगत आधार पे बहलाते थे। तो हुँ। लेकिन वीपी सिंह की सरकार केवल 11 महीने में गिर गई, चंद्रशेखर की सरकार सिर्फ 4 महीने में गिर गई। फिर इनके दिमाग में है कि साहब भाई छत्री को तो आप टिकने ही नहीं देते, एक को 11 महीने में गिरा दिया, एक को 4 महीने में गिरा दिया। फिर आखिरी मजबूत जो एक छत्री मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, वो वीर बहादुर सिंह थे। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस सरकार ही चली गई। तो उसके बाद साहब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते रहे, मायावती मुख्यमंत्री होती गई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, यानी तीनों ओबीसी थे। उसके बाद बीच में मुश्किल से थोड़े से समय के लिए राम प्रकाश गुप्ता हुए। लेकिन बीच में करीब 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 2 साल के लिए राजनाथ सिंह एक और छत्री मुख्यमंत्री है। अब ये 7 साल से योगी आदित्यनाथ हैं। 7 साल यानी कि 12 जा रहा है, तीन इनका पूरे 2 टर्म कंप्लीट होंगे। तो 10 साल का बिल्कुल। लगातार छत्री मुख्यमंत्री अभी भारत में कहीं देखने को नहीं आ रहा है। तो देश के सबसे बड़े सूबे में एक छत्री राज कर रहा है, और वो भी लगातार 10 साल तक। लेकिन देखिए उसको कैसे किया गया। ये कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा एक खबरें लगातार प्लांट हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह कहीं ना कहीं उनसे असहज हैं। उनको लगता है कि योगी उनके लिए खतरा बन जाएंगे प्रधानमंत्री पद की रेस में। इसमें भी मेरी 2 बातें करें। पहली बात तो मोदी कहीं नहीं जा रहे। मैं आज आपके चैनल पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, अगर मोदी बिल्कुल। तीसरी बार लौट आते हैं तो आप मोदी को 2029 का चुनाव भी लड़ते देखेंगे। मोदी यस। कहीं नहीं जा रहे हैं, फिट बहुत ज्यादा है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, ना ही अमित शाह ना ही योगी आदित्यनाथ, मैं दोनों को प्रधानमंत्री मोदी का
सक्सेसर या फिर जिसे कहना चाहिए उनका उत्तराधिकारी बनते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं श्योर हूँ कि आरएसएस ने अब तक अगले प्रधानमंत्री का नाम तय कर रखा होगा। उन्होंने मोदी का नाम बहुत पहले से तय कर रखा था। तो मैं इन दोनों को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इतनी र्यूमर प्लांट थी ओंकार जी, और इतनी ज्यादा बड़ी। अब जब मैंने आपको पिछले 77 साल की कहानी सुनाई, तो छतरियों में, अच्छा, मेरे पास तमाम छतरी अधिकारी आते थे, छतरी पत्रकार आते थे कि भैया वो मोदी जी योगी को हटाना चाहते। मैं कहा देखो भाई, क्यों हटाएंगे, वही तो लाए थे उनको, वो तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं थे, वो तो विदेश सही। जा रहे थे, उनको पकड़ के लाए बनाया। तो उनको अपना ही इन्वेस्टमेंट क्यों किल करेंगे वो? भाजपा वो पार्टी जो अपने 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 इन्वेस्टमेंट पे सूद लेती है, अपने इन्वेस्टमेंट को मारती नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को खो दिया, अपने 15 पूर्व मुख्यमंत्री खो दिया, भाजपा ही नहीं करती। दूसरी बात, हमने कहा हटाना भी चाहेंगे तो योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं। आप लोग ध्यान रखें, योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ये चीज लगातार चलती रहे, और 2022 में ओंकार जी ये इतनी बड़ी हो गई कि अंततः प्रधानमंत्री मोदी, जो किसी भी तरह की कोई सफाई कभी नहीं देते, उनको योगी आदित्यनाथ के कंधे पे फोन बात हाथ रख के एक फोटो सेशन कराना पड़ा, ये राजभवन बताने में के लिए, करना हाँ पड़ा। हाँ, जी, एक जी। फोटो सेशन कराना पड़ा, और कि देखिए साहब, योगी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। बहरहाल ये अफवाहें चलती रही। फिर आपने देखा जब ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हुआ, जब ब्रिजभूषण शरण का मामला हुआ, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत लंबे एरिया में, उनके बहुत ढेर सारे कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं। तो वो केवल केसरगंज नहीं, वो आसपास के 3-4 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्षत्रिय समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो फिर उनको लगा कि साहब देखिए, इनके साथ बड़ा गलत हो रहा है और ये सब ऐसा। लेकिन उसमें भाजपा सरकार ने काफी हद तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ स्टैंड लिया, इसलिए क्षत्रियों को थोड़ा। फिर ये धनंजय सिंह वाला मामला हो गया, तो धनंजय सिंह वाले मामले में तो उनको बड़ा। और फाइनली जब वीके सिंह का टिकट कटा, और चूंकि गाजियाबाद हमेशा से ठाकुरों की एक सीट रही है, तो आपने उनका टिकट ही नहीं काटा, आपने वहां पे कोई छतरी पोस्ट नहीं किया, कोई छतरी कैंडिडेट नहीं लाया। और हकीकत ये है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी छतरी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था। तो धीमे धीमे ये जिसे कहना चाहिए सुगबुगाता हुआ विद्रोह एक बड़े ज्वालामुखी के रूप में फटा, क्योंकि हमको इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो छतरी महासभा आपने देखी, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, किसी ने पैसे खर्च के नहीं बुलाए थे, लोग अपनी जेब से पैसे लगा के वहां पे आए थे। हालांकि मेरा अपना ये भी मानना है, तो कि दो चीजें बता दें उस क्षत्रिय विद्रोह के बारे में भी। उसने अभी तक बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल प्रदेश को 4 हिस्सों में आप बांट लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल जिसको कि अवध कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड। तो पश्चिमी के अलावा ये चीज कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं से आपने कोई चुगबुगाहट तक नहीं देखी। पश्चिमी भी मैं मानता हूँ कि साहब कुछ एक थोड़ा सा अभी एक गुबार है। आपको याद होगा जसवंत सिंह छतरी बाहुल सीट से हार गए थे जब वो भाजपा के खिलाफ खड़े हुए थे जी, राजस्थान में। तो अब वो करणी सेना वालों ने अपना कुछ तमाशा कर रखा है। पिछली बार भी उन्होंने किया था, इस बार भी किया। तो ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, नाराजगी है, सब कुछ है। पर वो इसको इतना डैमेज होते हुए नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और इनकी पॉपुलेशन इतनी छितरी है कि हार जीत का फैसला, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग उतने वहां आए थे नाराज होके, वो सब भाजपा के खिलाफ वोट नहीं डालने जा रहे हैं। जो डालने जा भी रहे हैं, उनके लिए अपने परिवारों को कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाजपा, क्योंकि आपके पास है का, आप इमरान मसूद को और इकरा हसन को वोट दे दें, ये जरा मुश्किल हो जाता है ना ओंकार जी। जी, आप एक बार वोट ना दे समझ में आता है, नोटा कर दे समझ में आता है। पर जैसा वो चाह रहे हैं कि वो साहब हरीन मलिक को दे दें, वो इकरा हसन को दे दें, इमरान मसूद को, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। कम से कम 2-4 लोग दे भी दे तो अपने परिवार को दिलाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा बिल्कुल। बीजेपी ने उनको फिर से एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी शुरू की है। माना जा रहा है कि साहब उसको उस पर भी असर आएगा। इसका असर विधानसभा में पड़ सकता है, लेकिन विधानसभा तक एक तो ये बात पुरानी हो जाएगी। दूसरे, अभी जैसे नारा है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो साहब विधानसभा में तो वोट ही योगी के लिए पड़ेगा ना। तो ये छतरी वोट एक छतरी मुख्यमंत्री के लिए ना पड़े, असंभव है। तो विधानसभा तक बात बहुत आगे निकल जाएगी। अभी फिलहाल मामला नटशल में मुझे ऐसा जो नजर आता है कि एक विद्रोह हुआ जरूर है, और बड़ा जेन्युइन विद्रोह है, लेकिन उससे बहुत असर होता है ओंकार जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मुझे उससे बहुत असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
और एक छोटी-सी टिप्पणी ज़रा रायबरेली पर भी करिए कि रायबरेली को क्यों होल्ड पर रखा गया है? क्या कांग्रेस के कैंडिडेट को देख रहे हैं और फिर तय होगा? इधर नुपुर शर्मा का नाम भी चल रहा है। एक बार पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि नुपुर शर्मा को तो कम से कम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं जाएगी। अब आप रमेश भिदोड़ी का टिकट काट दे रहे हैं तो नुपुर शर्मा वाली बात नहीं मुझे समझ में आती। प्रज्ञा ठाकुर का काट दे रहे हैं, रमेश भिदोड़ी का काट दे रहे हैं। बहरहाल इसके पहले कि मैं रायबरेली पे एक बात मैं और जोड़ दूं कैसरगंज में ब्रिजभूषण शरण सिंह के हवाले से। उनका टिकट इतना डिले होने की 3 वजह बताई जा रही। नंबर 1, ब्रिजभूषण अर्रे में है कि सब हामी को टिकट चाहिए। नंबर 2, वो कहते हैं मेरी जगह नहीं तो शायद मेरे लड़के को टिकट दे। और तीसरा एक बड़ा दिलचस्प बात अभी मुझसे कोई व्यूअर कह रहा था, और वो कह रहा था कि साहब ब्रिजभूषण को ही टिकट मिलेगा। और देखिए मैं भी कह रहा हूँ ब्रिजभूषण शायद इसकी भी संभावना है कि टिकट ब्रिजभूषण को ही मिले, पर उसकी घोषणा तीसरे चरण के बाद हो, क्योंकि तीसरे चरण तक पूरा जाट लाइन खत्म हो चुका होगा और ब्रिजभूषण शरण को टिकट मिलने का असर जाट लैंड पे होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जी, अगर जी। आप ब्रिजभूषण को शरण को टिकट देते हैं तो आप मान के चलें कि आपको वहां पे क्योंकि वहां वोटिंग हो चुकी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। ये भी एक संभावना ध्यान में रखिए ओंकार जी। रही बात जी। आई है रायबरेली की, तो रायबरेली में देखिए अदिति सिंह पहले ही पलट चुकी थी। अब मनोज पांडे भी, नहीं तो मनोज पांडे से बड़ी लंबी बात हुई थी जब वो सपा में थे। बहरहाल वो भी चले गए हैं। मनोज पांडे वहां एक कद्दावर नेता रहे हैं। आप देखिए अच्छी अच्छी मोदी लहर में वो जीतते रहे हैं। तो 17-22 कोई लहर उनको हरा नहीं पाई और उन मुख्य सचेतक थे उनका जाना बहुत मैटर करता है। और भाजपा ने वहाँ टिकट जाहिर तौर पे इसीलिए रोक रखा है क्योंकि वो देखना चाहती कि गांधी परिवार से कोई आता है या नहीं आता है। मेरा अपना मानना है ओंकार जी कि गांधी रिस्क नहीं लेते। गांधी परिवार से वहाँ कोई नहीं आएगा, कोई करीब ही आ सकता है। पर एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वो दिन गए जब आपके कहने पे सतीश शर्मा लड़ जाते थे, जब आपके कहने पे अरुण नेहरू लड़ जाते थे इन सीटों से। हकीकत ये है कि अब जो गांधी परिवार के नजदीकी लोग हैं उन्होंने पहले से हाथ खड़े रख कर रखे हैं। जयराम रमेश ने तो 40 साल से कोई चुनाव नहीं, उन्होंने कोई चुनाव आज तक लड़ाई नहीं। सुप्रिया शिनेत और पवन खेड़ा जैसे लोगों ने हाथ खड़े, साहब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जानता। रॉबर्ट बाड्रा एक ले दे के वो अपना थोड़ा सा दंड बैठक कर रहे हैं कि साहब हम लड़ना चाहते हैं। पर लोगों को मालूम कि रॉबर्ट वाड्रा ना सिर्फ उस सीट को गंवा देंगे, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा को अगर आप वहां से फील्ड करते हैं तो उनका नाम लेके जो 40 सीट की चुनौती ममता बनर्जी ने दी है वो 40 सीटें भी नहीं आएंगी उनका। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। थैंक्स।